वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको CBT 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और रेलवे के ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले साल के पेपर से रिपीट होकर के पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए CBT 1 में आपके GK और GS से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो जिसका सामान्य ज्ञान बेहतर होगा उसका स्कोर कार्ड भी बेहतर होगा। ये हमारा GK और GS सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 6 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आप लोग इन 40 जो पिछले साल के आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें से आप लोग 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास किया करिए। देखिए चौरी चौरा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर चौरी चौरा पड़ता है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा आपका कांड हुआ था। इसमें आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसके पहले जो था वो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था। इसके कई आपके कारण थे, जिसमें आपका जलियांवाला बाग कांड भी था, खिलाफत आंदोलन भी था, आपका रोलेट एक्ट था। इन सब का आक्रोश को मिलाकर के गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, जो अपनी चरम स्थिति पर पहुंचा तो ये चौरी चौरा नामक कांड हो गया। इससे गांधी जी काफ़ी आहत हो गए। गांधी जी ने कहा कि मेरे किसी भी आंदोलन में हिंसा मुझको स्वीकार्य नहीं है। और जैसे इनको मालूम चला कि यहाँ पर पुलिस के जवानों को जिंदा जला दिया गया मेरे इस आंदोलन में, तब उन्होंने 5 फरवरी को घटना हुई और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे काफ़ी लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि एक घटना कारण इतना बड़ा आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। उसमें आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की काफ़ी आलोचना की, लेकिन गांधी जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरे प्राण भी चले जाएंगे लेकिन मेरे किसी भी आंदोलन में मुझको हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, आपको बताना है। तो देखिए जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें हम लोग कम से कम रासायनिक पदार्थों का और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग जैविक खेती करते हैं। इसमें हम लोग हरी खाद का, कंपोस्ट का, फसल चक्र का पालन करते हुए जैविक खेती को किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इसे स्टार्ट किया था 2015 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PKVY कहते हैं, मतलब कि परंपरागत कृषि विकास योजना, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म PKVY लिखा जाता है। इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जो आपकी आर्थिक लागत आएगी उसमें केंद्र सरकार का 60% का योगदान होगा और राज्य सरकार का 40% का योगदान होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। अब नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस फसल के अलावा निम्नलिखित में से सभी फसलें जो हैं खरीफ की फसलें, आपको बताना है। मतलब कि 3 फसलें इसमें खरीफ की फसलें हैं और 1 फसल इसमें से अलग है। तो इस समय देखिए खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है, जिसमें जून और जुलाई में खरीफ की फसलें जो हैं वो बोई आपकी जाती हैं और काटी कब जाती हैं, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती हैं। जिसमें खरीफ की फसलों में आप जानते होंगे गन्ना लगाया जाता है, ज्वार लगाया जाता है, बाजरा, धान, सन, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सब जो हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पर मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ किस में आता है, गेहूँ आता है रबी की फसल में। जैसे ही अभी आपकी खरीफ की फसल कटेगी वैसे रबी की आपकी फसलों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर में जो हैं वो बोई जाती हैं और काटी आपकी जाती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, और अगर हम बात करें रबी की फसलों में और कौन कौन सी फसल आ सकती हैं, तो जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, आलू, ये सभी आपके रबी की फसलों में आते हैं। तो सही ऑप्शन होगा 1, इसमें रबी की फसल रखी गई है इसलिए वो अलग होगी। अब नेक्स्ट देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और किस देश में स्थित सुंदरवन
संरक्षित वन के निकट है, ये आपको बताना है। देखिए हमने आपको बताया हुआ था कि सुंदरवन का डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। तो सुंदरवन के डेल्टे में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ, ये पश्चिम बंगाल में है आपका, और सुंदरवन रक्षित वन जो है ये आपका बांग्लादेश में है। तो ये दोनों निकट निकट हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये आपको बताना है। डिजिटल का मतलब सब कुछ जो पढ़ाई होगी वहाँ पर वो ऑनलाइन होगी। डिजिटल विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन किया गया था 2020 में, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया था। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि प्रथम डिफेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। बताइए प्रथम डिफेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका हरियाणा में खोला गया है, ठीक है। तो अगर डिफेंस विश्वविद्यालय कहेगा तो आप लोग हरियाणा सही करिएगा, ये 2013 में खोला गया था। और प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करेगा तो केरल सही करिएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में 2020 में ये खोला गया था। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन से कंप्यूटरों में प्रयुक्त डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं, वो आपको बताना है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप डाटा को संरक्षित कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DBMS सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है उनमें कौन सा नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड जो है ये आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, बाकी ऊपर के तीनों डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो 7 कार्यक्रम है जिसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इसका जो कार्यक्रम था इसके मेन जो 2 क्षेत्र थे उनका आपको नाम बताना है। तो 7 कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 10 जून 2017 को, ठीक है। इसके जो मेन 2 क्षेत्र थे वो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र था, जिसमें राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा करने के उद्देश्य से ये 7 कार्यक्रम को चलाया गया था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक देखिए कई आपके बैंकों से मिलकर के बना है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है IBRD की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1944 में की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और इससे कई क्वेश्चन देखिए बनते हैं विश्व बैंक से देखिए क्वेश्चन में ये बनता है कि इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में। अजय बांगा जो हैं इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो 2023 से 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। तो अजय बांगा को आप लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं, तो विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो किस सम्मेलन के तहत की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। उसी सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें कई बैंक हैं आपके, IBRD भी है, IFC भी है, IDA भी है। इस प्रकार से कई बैंकों को मिलाकर के विश्व बैंक बनाया गया था। तो विश्व बैंक काम क्या करता है? विकासशील देशों को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। तो सब कुछ आपको इसी प्रकार से देख करके चलना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये आपका स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी राजधानी आपसे पूछी जाती है तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपकी इसकी राजधानी है और वहीं पर ये आपका स्थित है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। ये कब स्थापित किया गया था? 1983 में इसे बनाया गया था। और किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसे जैव विविधता श्रेणी में रख करके इस समुद्री राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, आपको बताना है। देखिए जितने हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो ज़्यादातर एशिया में हैं, क्योंकि हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसकी एवरेज रेंज की बात करेंगे तो 8000 मीटर तक की ये सभी चोटियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि गैर एशियाई, एशिया के बाहर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ पर्वत की चोटी है। ये आपका पड़ता है एंडीज पर्वतमाला की है। ये चिली और अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ पर्वत पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 6960 किलोमीटर मतलब कि मीटर है इसकी ऊंचाई। और यहाँ पर हिमालय के जितने आपके एशियाई पर्वत हैं उनकी लगभग 8000 मीटर तक की ऊंचाई है। तो गैर एशियाई में सबसे पहला जो है वो एकांकागुआ पर्वत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पर है, ये आपका यूरोप में पड़ता है। और माउंट मैकेले ये आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, और किलिमंजारो आपका अफ्रीका में पड़ता है। तो इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड जो होता है वो सार्वजनिक होता है, जिनको कोई भी देख सकता है, संशोधित कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो इसमें से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, और बाकी आपके लिनक्स, एंड्रॉयड, मोजोला, फायरफॉक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं, एक नहीं है क्योंकि ये क्लोज वाला है। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, डायलाइजर नामक मशीन है जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, और उसे कृत्रिम क्या भी कहा जाता है, आपको बताना है। तो आपने डायलिसिस सुना होगा ना, डायलिसिस में क्या करते हैं, जो किडनी होती है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। लेकिन अगर आपकी किडनी या फिर गुर्दा या फिर वक अगर आपका ख़राब हो गया है तो हम लोग डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, उस मशीन के अंदर हमारा रक्त जाता है डायलाइजर के अंदर, और फिर वो रक्त को शुद्ध करता है और फिर से हमारे शरीर में छोड़ दिया जाता है। तो सप्ताह में 2 से 3 बार जो है ये डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। तो जिसके किडनी में समस्या होती है, गुर्दे में समस्या होती है, वे लोग डायलाइजर का प्रयोग करते हैं, और इसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं, तो वो डायलिसिस लगातार कराते हैं, सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस कराते हैं। और ये प्रोसेस लगभग 4 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें रक्त पहले इस मशीन में जाता है, फिर वो शुद्ध करके फिर से शरीर में डाला जाता है। वो किडनी काम क्या होता है, किडनी काम हमारे रक्त को शुद्ध करना होता है। अगर किडनी ही खराब हो गई तो अशुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर में फैल जाएगा और ज़्यादा दिन तक मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग डायलिसिस करा रहे हैं जिसकी किडनी खराब है तो उनका जीवन काल जो है 10 से 20 साल जो है और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। नहीं, इसके बाद एक ही तरीका होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, किसी एक दूसरे किडनी लीजिए और अपनी में लगा लीजिए, तो किडनी ट्रांसप्लांट से आप लोग डायलिसिस से बच सकते हैं। तो नहीं है तो आप लोग डायलिसिस करा सकते हैं जिसकी भी किडनी में समस्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फरवरी 2021 में अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक काम करते हैं, अभी इस डाटा को हम लोग 2024 अपडेट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग बताइए NCSC का अध्यक्ष कौन है। पुराने डाटा को भूल जाइए क्योंकि हमें अपडेट करके आपको करंट अफेयर पढ़ानी है। इस समय देखिए 11 मार्च 2024 से नए देखिए बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है, याद कर लीजिएगा, किशोर मकवाना, ये नाम है। तो नई वाली करंट अफेयर से अपडेट हो जाइए आप लोग, पुराने को भूल जाइएगा क्योंकि पुराने में पहले आपके विजय संपाले थे, अभी आपके किशोर मकवाना हो गए हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कजरी जो लोक नृत्य है वो किस ऋतु से संबंधित है, आपको बताना है। तो कजरी लोक नृत्य भी है और कजरी गीत भी है। तो कजरी गाया भी जाता है और लोक नृत्य भी किया जाता है। और ये कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर का है, यूपी के मिर्ज़ापुर का, लेकिन बिहार और यूपी में काफ़ी ज़्यादा कजरी गाया जाता है। तो ये गाया जाता है आपका, या फिर लोक नृत्य आपका मानसून के सीजन में होता है, वर्षा ऋतु में या फिर सावन में कजरी लोक नृत्य किया जाता है और कजरी लोकगीत को भी गाया जाता है। ये राधा कृष्ण की लीला पर आधारित जो है ये डांस होता है या फिर गीत होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, मानसून भी लिख के आ सकता है, सावन भी लिख के आ सकता है, वर्षा ऋतु भी लिख के आ सकता है। तो तीनों में आप लोग तैयार रहिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले ऑप्शन में मेंडलीफ लिखा गया, मेंडलीफ ने तो आवर्त सारणी दी थी पुरातन वाली। न्यूलैंड ने देखिए अष्टक का नियम दिया था, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला।
डोवेडारे ने त्रिक सिद्धांत दिया था और लोथन मेयर ने भी आवर्त सारणी में काफ़ी योगदान दिया है। तो सही ऑप्शन होगा न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था? न्यूलैंड ने तत्वों को जो है उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया था और उन्होंने ये कहा था कि जैसे संगीत के स्वर सा रे गा मा पा धा नी होते हैं वैसे सा से फिर स्टार्टिंग होती है। तो वैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद फिर से फ्लोरीन को रखेंगे तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इन सब के गुण एक समान होंगे जो इसके नीचे आपके रखे गए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टक का नियम जो था वो किस तत्व के बाद फेल हो गया था? तो कैल्शियम के बाद जो था वो अष्टक का नियम जो फेल हो गया था, जो इन्होंने बताया कि गुण समान होंगे, फिर ये गुण मैच नहीं कर रहे थे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? न्यूलैंड का अष्टक का नियम है। और किस तत्व के बाद ये फेल हो गया था? कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मारुनी नृत्य जो है ये भारतीय राज्य के किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। तो मारुनी नृत्य जो है ये देश नेपाल में होता है और नेपाल जो है आसपास आपके जिस भी राज्य से लगेगा वहाँ पर भी आपका फेमस होगा ये नृत्य। तो ये नृत्य जो है सिक्किम राज्य में काफ़ी फेमस है मारुनी नृत्य। ये नेपाल की एक समुदाय है जिसका नाम है मगर समुदाय, उसका नृत्य है ये। तो सिक्किम तक ये आपका आ गया है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इन क्षेत्रों में मारुनी नृत्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोलेगा? ये आपको बताना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मेन मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ये तो आपको पता है। तो मेन वाला मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसके सहायक और क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। वो आपके कहाँ कहाँ पर हैं? वो जिनेवा में है, वियना में है, नैरोबी में है, लेकिन रोम में नहीं है। तो रोम में नहीं है तो यही तो आपसे पूछा गया है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? 3 टियर का मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? तो सही ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति बनाई गई थी 1957 को और इस समिति ने कहा था कि अगर हमें पंचायती राज बनाना है तो हमको 3 स्तर पर बनाना होगा। पहला स्तर होगा ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर हमें ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर हमें क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर हमें जिला पंचायत की स्थापना करनी होगी। इसी समिति की अनुशंसा पर सबसे पहले जब ये 1957 में बनाई गई तो इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की थी। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कब आपका पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी राजस्थान के नागौर जिले से? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर लिखा गया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में और इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली बनाई थी। ठीक है, अगर द्विस्तरीय पूछेगा तो अशोक मेहता को सही करिएगा। यहाँ पर इन्होंने ग्राम स्तर और जिला स्तर, खंड वाला इन्होंने गायब कर दिया था। ठीक है, सच्चर कमेटी जो बनाई गई थी ये मुसलमानों की दशा को देखने और उनकी दशा में कैसे सुधार हो इसके लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। शाहनवाज समिति जो थी ये सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हो गई थी उसकी पता लगाने के लिए 1956 में बनाई गई थी शाहनवाज समिति। तो सभी समितियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लिखा गया है WORM का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो क्या होगा? देखिए कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एक ही सेट में रखे जा रहे हैं। तो WORM का मतलब होता है राइट वंस और रीड मेनी, मतलब कि एक बार अगर लिख देंगे तो उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, उसको आप जो है संशोधित नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार लिख देंगे लेकिन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। एक बार लिखिए और बार बार पढ़िए। राइट वंस और रीड मेनी, जिसमें आपका अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो CD आपका हो गया, DVD हो गया और आपका रैम हो गया। तो इसमें अगर एक बार लिख दिया गया है तो उसे आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन होगा। काल ढंग के अनुसार आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आपको बताना है। तो अगर आपको इनके सन मालूम है तभी आप बता पाएंगे। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था
13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है आपका 9 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया ही था पहले शुरुआत में, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो जो मेन वाला आपका था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए सबसे पहले कौन सी घटना होगी, जलियांवाला बाग कांड होगा। तो इससे आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको चारों आते होंगे, तभी आप लोग सही कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि खिलाफत आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस सन में खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और किसने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। तो बताना है आपको। तो बड़ा इमाम बाड़ा को आप लोग जब लखनऊ जाते होंगे तो वहाँ पर देखते हैं तो इसका नाम जो है वो भूल भुलैया है, ठीक है। भूल भुलैया आप लोग जाते होंगे लखनऊ में तो वहीं पर ही है बड़ा इमाम बाड़ा आपका। तो इसका निर्माण किसने कराया था, आसिफ उद दौला ने कराया था। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। किस सन के आसपास कराया था, 1784 से लेकर के 1794 तक ये आपका बन करके तैयार हुआ था। एक आपका देखिए बड़ा इमाम बाड़ा है और एक आपका छोटा इमाम बाड़ा भी है, ठीक है। ये भी आपका लखनऊ में है। तो छोटे इमाम बाड़ा को ताजमहल की प्रतिकृति कहते हैं और ये 54 साल में बन करके आपका तैयार हुआ था छोटा इमाम बाड़ा, ठीक है। ये भी आपका लखनऊ में है और उसे बनाया था मोहम्मद अली शाह ने, ठीक है। और अभी आपसे पूछ रहा है आसिफ उद दौला का बड़ा इमाम बाड़ा। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट कब आया था, रोलेक्ट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को आया था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। रोलेक्ट एक्ट क्या था, अगर किसी भी संदेह के व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा तो उसमें बिना मुकदमा चलाए जो है उसके विरुद्ध जो है ना कोई वो अपील कर सकता है, ना कोई दलील कर सकता है और ना ही कोई वकील रख सकता है। तो पकड़ लिया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। तो 19 मार्च 1919 को ये आया था और गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था 6 अप्रैल 1919 को। इसके खिलाफ जो है एक सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन 1919 वाला ही होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपको बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सही ऑप्शन होगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये बिहार के थे और शहनाई बजाते थे। 2001 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बांसुरी वाले, सितार वाले, तबला वाले भी आपको याद होने चाहिए जो फेमस हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बांसुरी में देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। और आपके एग्जाम में पन्नालाल घोष भी पूछा जाता है। तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। सितार में आपके एग्जाम में पूछा जाता है रविशंकर का नाम आता है। तो रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। और तबला में आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि तबला कौन बजाते हैं, तो जाकिर हुसैन जो हैं ये कई बार पूछा गया कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये दोनों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, रविशंकर बजाते हैं सितार और बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ठीक है। इन्हें भी देखकर चलिएगा। इसलिए आपको पुराने पेपर कराए जाते हैं कि कुछ आप नए प्रकार के क्वेश्चन भी तैयार कर सकें। अब नेक्स्ट हमारा तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है। अगर आपको मालूम होगा कि तूतीकोरिन जो है एक बंदरगाह भी है और वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो अगर बंदरगाह है वहाँ पर तो थर्मल पावर स्टेशन भी वहाँ पर होगा। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है। नाटो को इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में इसमें देशों की संख्या 12 थी और अभी बढ़ के नाटो के सदस्य हो गए 32। इसी नाटो के सदस्यता के चक्कर में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें एक नियम है
नाटो के सदस्यों में एक नियम है कि अगर नाटो के सदस्य देशों में कोई देश आक्रमण करता है तो उसमें जितने देश हैं 32 के 32 देश मिलकर के उस दूसरे देश को मारेंगे। तो यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो में अमेरिका भी है, यूरोप के कई देश भी हैं जो कि रूस से नफरत करते हैं और रूस के दुश्मन भी हैं। तो यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसके जो सैन्य अड्डे हैं उसका प्रयोग यूएसए भी करेगा और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो विरोधी देश है उसके बगल में आकर के वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो यूक्रेन को मना कर रहा था कि रूस तुम नाटो में शामिल नहीं हो, यूक्रेन नहीं माना तो हमला कर दिया है। तो अभी यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं है, इसीलिए लड़ाई आपकी चल रही है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में जाए क्योंकि अमेरिका उसके जस्ट बगल में आ जाएगा। जैसे भारत नहीं चाहता है कि चीन का किसी भी तरह से बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में कहीं पर भी चीन आए, क्योंकि चीन आएगा तो भारत के लिए खतरा है। वैसे रूस नहीं चाहता कि अमेरिका किसी तरह से उसके बगल में आए। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जीने के अधिकार से संबंधित आपको विवरण दिया गया है? बताइए। ये आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन होगा। तो जीने का अधिकार जो संबंधित है आर्टिकल नंबर 21 में है, जिसमें लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 21 में रखा गया है। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में ये है कि 14 साल से कम के बच्चों को आप लोग कारखानों में नहीं लगा सकते या जोखिम वाले काम पे नहीं लगा सकते। आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये गिरफ्तारी से संबंधित है। तो अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसमें आपको हिरासत का कारण आपको बताना होगा। हिरासत का कारण, आपको क्यों हिरासत में लिया गया है, और 24 घंटे के अंदर जो है आपको जज के सामने पेश किया जाएगा और आपको अपने पसंद का वकील भी रखने की स्वतंत्रता मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 22 आपको देता है गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 जो है वो मानव की खरीद बिक्री पर रोक लगाता है कि मानव को आप किसी तरह से खरीद नहीं सकते या बिक्री नहीं कर सकते या ज़बरदस्ती उससे कोई भी श्रम नहीं करा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 23 कहता है। आपसे पूछा गया था राइट टू लाइफ, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक दिवसीय मतलब कि ओडीआई में पूछ रहा है, क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज आपको बताना है। तो 3 दोहरे शतक लगाने वाला अपना हिटमैन है रोहित शर्मा। कहाँ पर लिखा गया है? लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया। तो सबसे पहले 2013 में कितने रन बनाए थे? 209 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला दोहरा शतक। इसके बाद 2014 में श्रीलंका के खिलाफ पारी खेली थी 264 की। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2017 में लगाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन। तो इनके 3 आपके दोहरे शतक हैं रोहित शर्मा के पास में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि पहला दोहरा शतक किसने लगाया था। बहुत आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला दोहरा शतक किसने बनाया था। इन्हीं चारों ऑप्शन में है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के द्वारा कितने पेलोड ले गए थे आपको बताना है। तो देखिए दूसरा जो हमारा चंद्रयान था वो 2019 में छोड़ा गया था और ये असफल रहा था। पहला वाला देखिए 2008 में था, दूसरा वाला 2019 में था और तीसरा वाला भी ये सक्सेसफुल रहा है आपका 2023 वाला। ठीक है, इससे क्वेश्चन ही बनते हैं कि इसमें जो लैंडर और रोवर थे उनके नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसे आप लोग याद करके रखिएगा। ये दोनों आपके 2019 वाले में मतलब चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में दोनों में आपके लैंडर और रोवर के नाम विक्रम और प्रज्ञान थे, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कितने पेलोड थे चंद्रयान 2 में, तो 13 पेलोड थे। पेलोड का काम देखिए क्या होता है, वो उपकरण होते हैं जानकारी के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेलोड लगाए जाते हैं, जिसमें आपके 8 जो थे ऑर्बिटर में लगाए गए थे, 3 आपके लैंडर में लगाए गए थे, 2 आपके रोवर में लगाए गए थे। तो ये जानकारी को एकत्रित करते हैं और इसमें एक नासा का भी पेलोड लगाया गया था। तो सही ऑप्शन होगा 13 पेलोड थे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया में देखिए प्रतीक आपने देखा होगा कि एक शेर का प्रतीक लगा हुआ है और शेर के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ बना हुआ है, वही आपसे पूछ रहा है। तो मेक इन इंडिया के प्रतीक में बने शेर के अंदर जो है वो चक्र दंत लगाए गए हैं।
और ये चक्रदंत किससे प्रभावित होकर के लगाए गए हैं? ये अशोक के चक्र से प्रभावित होकर लगाए गए हैं, जो सतत चलता रहता है। तो और मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो उसके अंदर चक्रदंत बने हुए हैं जो लगातार सतत चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नवरत्न कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो नवरत्न नहीं होगी तो फिर महारत्न हो सकती है वो। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ONGC जो कंपनी हमारी, ये महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, ये आपकी नवरत्न कंपनी नहीं है। हमने आपको बताया था कि महारत्न कंपनी वे कंपनियां होती हैं जिनका 3 वर्ष का कारोबार का औसत जो है वो 25,000 करोड़ का होता है। वे कंपनियां जो होती हैं महारत्न कंपनियां होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका NTPC, सेल, गेल, भेल, इस प्रकार की कंपनियां आपकी आती हैं। यहाँ पर और देखिए कंपनियां लिखी गई हैं जिसमें आपका लिखा गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड और आपकी कंपनियां, ये सभी नवरत्न कंपनियां हैं। तो लगभग नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 है और महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 13 है। तो एक कंपनी इसमें रख देगा महारत्न वाली और पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, वो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी उसी से काम करती हैं। तो न्यूरॉन का जब आप चित्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको तंत्रिकाक्ष भी मिलेगा, सेल बॉडी भी मिलेगी और डेंड्राइट भी मिलेगा। शंकु आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि शंकु जो है, शंकु और शलाका ये आँख में होती हैं। कोन एवं रॉड्स जो हैं ये आँख में पाई जाती हैं, जबकि 3 जो ऊपर की हैं ये न्यूरॉन का हिस्सा हैं, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। सही ऑप्शन शंकु हो जाएगा, ये आँखें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कौन सा खनिज दरारें एवं परतों से प्राप्त होता है? तो कौन सा खनिज जो है दरारों और परतों से प्राप्त होता है? तो जो हमारे आग्नेय चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, उनमें जो दरारें होती हैं बीज की, उनमें ही आपका खनिज प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तांबा प्राप्त होता है। तांबा हो गया है आपका, इसमें तो एक ही ऑप्शन रख दिया। टिन भी देखिए आपका दरारों से प्राप्त होता है, जस्ता भी आपका दरारों से प्राप्त होता है और लेड भी आपका दरारों से ही प्राप्त होता है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये सभी तत्व जो हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? आपको बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। तो इनसे जो है आप जानते हैं खड़िया का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जिप्सम जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट में आता है। CaSO4 × 2H2O जो होता है ये जिप्सम का फार्मूला होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट का एक रूप है। और मैंने आपको बताया था ना कि जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते हैं। तो अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट में 1/2H2O कर दें तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो गया। तो दोनों फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे हम लोग POP कहते हैं और ये आपका जिप्सम है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट में आएगा और इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक आपका अलग है। सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से में कब शामिल किया गया था? नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मतलब ये होगा कि आपके मान लीजिए क्षेत्र में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर विधायक खड़े होते हैं टिकट लेकर के। इस पार्टी से मान लीजिए BJP से कोई खड़ा है, कांग्रेस से कोई खड़ा है, आम आदमी पार्टी से कोई खड़ा है, सपा से, बसपा से, इस प्रकार से निर्दलीय कम से कम मान लीजिए 13 से 15 कैंडिडेट जो हैं खड़े हैं। तो आपको इनमें से कोई कैंडिडेट जो है पसंद नहीं है, आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है विकास नहीं करेगा और हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर नोटा को दबा सकते हैं। नन ऑफ द एबव मतलब आप अपनी मतदान प्रणाली का प्रयोग भी कर रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि ये सारे जितने हैं वे किसी भी विकास में योगदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नोटा को दबा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको लाया गया था 2009 के स्थानीय चुनाव में लाया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय चुनाव हुए थे
वहाँ पर लाया गया था। लेकिन प्रश्न आपसे स्थानीय चुनाव का नहीं पूछता। प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा वो लोकसभा या फिर विधानसभा के इलेक्शन से पूछता है। तो 2009 में हमने इसे सबसे पहले स्थानीय चुनाव में प्रयोग किया और इसके बाद 2013 में इसका प्रयोग किया गया विधानसभा में। विधानसभा में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, मिजोरम का चुनाव हुआ, राजस्थान का, एमपी का, दिल्ली का, इन सब के चुनाव में नोटा को सबसे पहले हम लोग विधानसभा चुनाव में इंट्रोड्यूस किए थे 2013 को। उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वहाँ पर नोटा को रख दिया गया। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा तो आप लोग 2013 सही करिएगा। अगर कहीं पर स्थानीय चुनाव पूछता है तो 2009 में छत्तीसगढ़ में इसका इस्तेमाल पहले किया जा चुका था। अब नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायत के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो अभी देखिए बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। अगर आपकी कोई भी समस्या बैंक से संबंधित होती है तो यहाँ पर आरबीआई आपको बार बार कहता है कि हमने बैंकिंग लोकपाल के नियुक्त की है। अगर बैंक आपकी समस्या नहीं सुनता है तो आप एक पर्चे पर अपनी शिकायत को लिखिए और आरबीआई की बैंकिंग जो लोकपाल की साइट है वहाँ पर जाकर के ईमेल कर दीजिए या फिर जो आपने एप्लीकेशन लिखा है उसकी फ़ोटो खींच करके डाल दीजिए। इससे समस्या का समाधान होगा। तो सबसे पहले ग्राहकों की शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल जो है वो 1995 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर जो है आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना जो है वो 2021 में इंट्रोड्यूस कराया कि सब कुछ हम एक पोर्टल पर लेकर के आएंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आपका कोई फ्रॉड हो गया है बैंकिंग संबंधी तो आप लोग पहले बैंक को बताइए, बैंक नहीं कर रहा है तो बैंकिंग लोकपाल में आप जाकर के अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की तरंगे होती हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। आपके एग्जाम में कई बार घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी तरंगे हैं या नहीं है। तो ये 7 आप लोग इनको लिस्ट को देख लीजिए और इनके प्रवर्तक भी आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आपसे याद हो जाते हैं, जिसमें आपकी दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे आपकी जो हो गई, इसके बाद इंफ्रारेड तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैगनी, एक्सरे और आपकी गामा रेज, ये 7 प्रकार की आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो अभी ऑप्शन में देख लेते हैं। माइक्रोवेव ये मतलब लघु तरंगे ये तो होती हैं, रेडियो तरंगे भी होती हैं, इंफ्रारेड भी आपकी होती हैं, अल्ट्रासाउंड जो है आपकी ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये ध्वनि तरंगों में आती हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से आपको समझ कर क्वेश्चनों को करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का शासक था और ये काफ़ी बुद्धिमान और पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके जो निर्णय थे वो इसको मूर्ख साबित कर रहे थे। इसके 3 निर्णय जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। पहला जो निर्णय था वो राजधानी परिवर्तन का था। राजधानी परिवर्तन में इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तब दौलताबाद शिफ्ट किया तो काफ़ी हाहाकार मच गया, क्योंकि आप उत्तर से राजधानी दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं। इसका लक्ष्य था कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाना था, लेकिन जब राजधानी को चेंज किया तो बहुत समस्याएं आ गई और फिर से इसे अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो पहला ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है राजधानी परिवर्तन। दूसरा आता है द्वाब कर में वृद्धि। ठीक है, तो द्वाब में काफ़ी अच्छी फसल हो रही थी, जो आपका गंगा और यमुना का क्षेत्र है द्वाब वाला, उसमें काफ़ी अच्छी फसल हो रही थी। तो उसने यहाँ पर द्वाब में कर में वृद्धि कर दी और ज़्यादा कर लेने लगा वहाँ पर जो खेती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही द्वाब में कर लगा दिया इसने, उसके बाद उसी समय अकाल पड़ गया और प्लेग फैल गया, जिसके कारण जो है फसलों से काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को और द्वाब कर में जो वृद्धि थी ये फैसला भी उसको वापस लेना पड़ा। तीसरा जो था इसने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई थी। जो सोने और चांदी के सिक्के थे उसके स्थान पर इसने कांसे के सिक्के चलवा दिए। अब कांसे के सिक्के चला दिए और उसका मूल्य जो था वो सोने और चांदी के बराबर ही रखा गया था, तो लोगों ने घर में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके इस प्रकार के निर्णय कारण जो है वो उसको मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी ज़्यादा जनता परेशान थी और टोकन करेंसी किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक यात्री आपके आया था, तो इब्न बतूता नाम था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इब्न बतूता जो यात्री था
ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? बताइए शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो अगर आप 7वीं अनुसूची को जानते होंगे तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची आपने पढ़ा होगा, राज्य सूची आपने पढ़ा होगा और आपने समवर्ती सूची पढ़ा होगा। तो इसमें विषय दिए गए हैं कि संघ सूची में जैसे आपके 100 विषय रखे गए, तो इन 100 विषयों पर नियम कानून जो बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे आपका रेल हो गया, परमाणु शक्ति हो गई, विदेशी मामले हो गए, नागरिकता हो गई, इन सब पर जो है संघ अपने नियम कानून बनाएगा। राज्य वाला में विषय दिए गए हैं 61, तो राज्य सरकार इन 61 नियमों पर अपना नियम चलाएगी। जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, मेला प्रशासन हो गया, शराबबंदी हो गई, ये सब में राज्य अपने नियम कानून को लगा सकता है। और आपका समवर्ती सूची जो होती है इसमें संघ और राज्य जो हैं वो दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि राज्य चाहता है हमारा नियम लागू हो, संघ चाहता है हमारा, तो अगर दोनों में कहीं पर भी विवाद होता है तो संघ का निर्णय ही उच्च माना जाता है। तो समवर्ती सूची का मतलब है कि शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 52 विषय रखे गए हैं, जिसमें आपका जैसे विवाह और तलाक जो है ये भी समवर्ती सूची में है। वन भी आपका जो है ये आपका समवर्ती सूची में आता है। बिजली आपका समवर्ती सूची में आता है। जन्म मरण पंजीकरण जो है ये भी आपका समवर्ती सूची में आता है। तो इस प्रकार से आपके जो ऑप्शन में रख देगा वो आपको देखना पड़ेगा। सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम को निर्धारित करता है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, जितने कठिन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। टोटल आपके 40 क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पुराने करंट अफेयर से था, वो मैंने आपको छोड़ा दिया है क्योंकि अभी उसका कराने का कोई औचित्य नहीं है। तो इन 39 क्वेश्चन में से क्या आप लोगों ने 25 से 26 क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है कि नहीं? 25 से 26 क्वेश्चन जो है अच्छे स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आपका कम स्कोर हो रहा है तो अभी आप लोग लगातार हमारे वीडियोस देखिए। एग्जाम तक हम आपको 40 में से 35 क्वेश्चन को सही करना बता देंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर भी पढ़ाते चल रहे हैं, साथ ही कंप्यूटर बताते चल रहे हैं और स्टैटिक जीके भी किए, आपके सारे क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 35 सही करेंगे तो एग्जाम में आप 40 में से 30 किसी भी हालत पर सही करके आएंगे और NTPC में बेहतर आपका स्कोर होगा। तो ये हमारा 7वां वीडियो था। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 6 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वो सारे प्लेलिस्ट में रखे गए। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बीच बीच में आपसे हम क्वेश्चन पूछा करते हैं, उनका जवाब आप लोग दिया करिए। और आपके लिए हमने रीजनिंग की भी सीरीज चला रखी है, तो उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग डिस्कशन ग्रुप में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं।